ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पैनल मेरे साथ मौजूद है, रहमान अजहर मेरे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ रमीज़ अहमद ख़ान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मोहम्मद इलियास साहब भी मौजूद हैं, आमिर इलियास भी मौजूद हैं। मोहम्मद इलियास साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ ही आऊँगी क्योंकि आप बात कर रहे थे तो वी हैड टू गो। कंटिन्यू भी कर लें अपनी बात को और मैं सवाल भी कर लेती हूँ। सप्तान खान ने भी गुफ्तगू की है मीडिया से थोड़ी देर पहले और उन्होंने कहा है कि हमने भी अपना ख़त अभी फ़िलहाल सदर को जो लिखा है वो रोक लिया है। और उन्होंने साथ जो एक बात की है वो ये कि जो इजलास स्पीकर बुलाता है वो स्पीकर फिर मुलतवी भी कर सकता है। तो वो इशारा किसकी तरफ दे रहे हैं कि जुम्मे को भी कुछ हो सकता है, कोई सरप्राइज है? जो स्पीकर बुला सकता है इजलास तो स्पीकर ख़त्म भी कर सकता है, नया भी बुला सकता है, क्योंकि अभी तो पुराना सेशन चल रहा है। तो जुमे को क्या आप वो कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़े ही नहीं जाएंगी, अभी वोटिंग होगी, अभी तो नोटिफिकेशन होना है, नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन के बाद अदम एतमाद पर वोट नोटिफिकेशन होगा। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ही वो अब किया जाएगा जो भी सूरत हाल है। उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया स्पीकर ने कि ऐसी कोई बात नहीं, जो उनकी प्लानिंग है जो भी देख रहे हैं। अभी तो इन्होंने सर जोड़े हुए गवर्नर हाउस में नून लीग वालों ने, तो उनकी जानिब से अभी तक तो कोई ऐसा डी नोटिफाई के पहले कह रहे थे, फिर उनको कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोक लिया, उनको डी नोटिफाई नहीं करना अभी। तो उस सारी सूरत हाल, क्योंकि ये जो भी हुआ मसला ये स्पीकर ने इजलास को करना था, तो इसलिए वो स्पीकर साहब जवाब देने के लिए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वही हाउस के कस्टोडियन हैं, वही जिम्मेदार हैं, उन्होंने इजलास तलब करना था और उसमें ही सारी ये एतमाद का वोट लेने के लिए सारा इकदाम करना था। तो ये अब जो सूरत हाल है, कल इजलास होगा 4 बजे, उस वक्त देखेंगे नून लीग वाले भी आते हैं और ये भी आएंगे, तो ये भी अपना मसला पेश करेंगे उधर से भी। अगर इनकी जानिब से नून लीग की जानिब से अगर गवर्नर उससे कोई ऐसा ना कोई इकदाम किया जाए कोई बड़ा, जिसके बारे में ये है कि अभी तो हाँ, तो सप्तान खान भी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि वो पहल करें, पहले वो पहल करें। अभी देख लें, लेटर इन्होंने भी रोक लिया, लेटर उन्होंने भी रोका हुआ जो भी है, डी नोटिफाई करने का उन्होंने भी रोका था, इन्होंने ही रोक लिया। क्योंकि ये मसला है, अगर ये करते हैं ना गलत इकदाम, तो फिर इसको कोर्ट में जाके वो 10 स्टे ले लेंगे, तमाम मसले फिर वो उस रंग के रहेंगे। और इसमें जो देखने में जो आ रहा है कि इसमें हर जगह पीटीआई का हाथ जो कहते हैं ना ऊंचा है, इसमें इनको ज़ारे जो भी करना पड़ा है, कानूनी तमाम पहलुओं को देखना पड़ा है कि ये मसला ये ना हो कि इसमें रहे। अगर देखें जैसे हमजा शहबाज का था, तो इनका जब देखा था इन्होंने कि यहाँ इनकी मजबूती है, वरना इन्होंने जैसे वो कह रहे हैं ना कि जो फील्डिंग जैसे कहते हैं कि अपना चीफ सेक्रेटरी इन्होंने लगवा लिया, सेक्रेटरी फाइनेंस इन्होंने अपना खुद कर लिया, आईजी भी उन्होंने कर लिया, अब जैसे ही है कि सीसीपीओ भी अपना उन्होंने तैयार रखा हुआ। तो इसलिए वो सारे चाह रहे हैं कि नून लीग वालों की जानिब से कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से जो जो इकदाम हो सकते थे वो कर लिए हैं। अब वो सारे कानूनी वो मशावरत करें कानूनी आइनी माहिरीन से कि वो जो ऐसी कोई शिक ना रह जाए जिसकी वजह से उनका कोई मसला बने बाद में सुबकी हो और ये इस तरह। तो क्योंकि मसला तो बाद में अदालत में जाना है, तो वहाँ जाके देखने वहाँ इशूज़ वगैरह जो हैं, तो उधर तमाम मुकम्मल जो दलाइल उनकी जानिब से भी पेश की जाने, इधर से भी फैसला तो अदालत ने करना है। तो अब ये है कि अब देखें नून लीग की जानिब से क्या इकदाम किया जाता है। जो बड़ा इकदाम है जिसके बारे में राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि गवर्नर राज लग सकता है, तो इससे ये अब ये देखना है कि किस वजह से कैसे लगा सकते हैं, कि अगर लगाना है तो लगाएं, अगर नहीं लगा सकते तो फिर तो कल के इजलास का देखेंगे या फिर वोटिंग का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये प्रलॉन्ग हो जाएगा। जैसे स्पीकर साहब ने कहा कि अभी ये टाइम है, इसमें अभी नोटिफाई करेंगे, नोटिस करने के बाद फिर वोटिंग के लिए डेट आएगी, डेट के बाद फिर ये दोनों पार्टियों को, दोनों फरीकों को वज़ीर आला के लिए वो करना पड़ेगा। और इनको जो है इनको पीटीआई को 186 वोट अपने पूरे करने पड़ेंगे। ये बड़ी एक बात है कि 186 वोट पूरे, क्योंकि इनके जो नाराज़ अरकान हैं उनको भी मनाना पड़ेगा कि जो जनूबी पंजाब महाज के, उसके अलावा भी 2-3 हैं जो अरकान जिन्होंने रिज़ाइन भी पेश कर दिए थे। तो ये तमाम जो सूरत हाल है उसको भी देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से नून लीग वाले ये तो नहीं कह रहे कि उस वजह से एज ले रहे हैं कि उनके वो, क्योंकि इन्होंने तो अदालत जाके अपने जो 18 बंदे जो सस्पेंड किए थे, जो इजलास अटेंड नहीं कर सकते, उनको बहाल करवा लिया था। अब इनके 180 हैं, उनके 190 हैं। तो ये है कि पीटीआई की जानिब से है कि अब और काफली की जाने 186 करना पूरा ज़रूरी है, वरना इनके तो 190 वोट हैं। तो नंबर गेम पर सारी गेम आ जाएगी और नंबर गेम के बाद ही पता चलेगा कि क्या सूरत है। जावेद चौधरी साहब, सप्तान खान ने अब से कुछ देर पहले जो है वो बातचीत की है, तो उन्होंने कहा है कि जो इजलास स्पीकर बुलवाएंगे वो भी स्पीकर ही मुलतवी कर सकेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वो ख़त जो सदर मुमलिकत को लिखना था या अभी भेजा नहीं है वो ख़त,
ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि खत तो तैयार है लेकिन ये पहले पहल करें तो हम भेजें। फिर साथ ही उन्होंने कहा है कि डी नोटिफाई भी नहीं कर सकते गवर्नर साहब सीएम पंजाब को। तो दोनों जानिब से लग ये रहा है कि रात वहाँ पर भी डी नोटिफाई करने की बात की गई थी लेकिन वहाँ पे भी वज़ीर आज़म ने रोक दिया और लीगल मुशावरत जारी। और सप्तान खान ने जो गुफ्तगू की उनकी गुफ्तगू से भी लग ये रहा है कि अब वो चाह रहे हैं कि वो भी कानूनी पहलुओं को मद्देनजर रखें और वहाँ से ख़त पहले जाए तो फिर यहाँ से जाए। तो दोनों ने खतूत तो फिलहाल जो लिखे हैं वो रोक दिए हैं। एक तो ये पहलू हो सकता है कि लीगली शायद वो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं बल्कि यकीनी तौर पे कर रहे हैं जावेद साहब, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका दूसरा पर्सपेक्टिव भी है कि दोनों खतूत को रोकने का मकसद बातचीत भी हो सकता है या कहीं से आगाज़ हुआ हो, कहीं से जवाब, कहीं से सवाल, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए, पीडीएम का जो पहला हदफ था वो था कि पंजाब असेंबली को टूटने से बचाना। और जब एतमाद का वोट मांग लिया गवर्नर साहब ने और उसके बाद उनके जो नोटिफिकेशन था या उनका जो डिक्लेरेशन था उसको चैलेंज कर दिया स्पीकर साहब ने और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद उसका प्रोसेस शुरू हो गया। तो पहला हदफ तो पीडीएम का पूरा हो गया कि अब पंजाब असेंबली टूट नहीं रही। और जब पंजाब असेंबली नहीं टूट रही तो उसके फौरन बाद ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी नहीं टूट रही, क्योंकि वो कंडीशन थी इसके साथ कि पंजाब की टूटेगी तो खैबर पख्तूनख्वा की टूटेगी। और उसके साथ ही कल पीटीआई के एमएनएस ने स्पीकर के सामने जाके इस्तीफे पेश करने थे और आज ज़ाहिर है वो ना कल पेश हुए ना आज पेश हुए और वो भी रुक गया। तो अब पीडीएम को जो पहला हदफ था वो तो पीडीएम ने हासिल कर लिया। लिहाजा अब दूसरा रह गया है कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब को अपने साइड पे लेके आना है या फिर हमने अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब के अंदर तैनात करना है या इलेक्ट करवाना है। तो अब ये दूसरा जो प्रोसेस है वो चल रहा है अब, और उसके लिए ज़ाहिर टाइम चाहिए सबको। तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीएम ये सोच के खुश है कि अब असेंबली नहीं टूट रही तो बाकी हदफ अगर एक हफ्ते बाद भी पूरा हो जाता है तो कोई उसमें इशू नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बदल गई है, सारी वफाकी आ गई है। तो आप चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत ज्यादा पर भी नहीं फैला सकेंगे वहाँ पे। दूसरा, चौधरी परवेज इलाही साहब की रिट चैलेंज होगी हुई है, अब वो चीफ मिनिस्टर हैं भी और चीफ मिनिस्टर नहीं भी, तो उनको पीडीएम ने कमजोर कर दिया इस सारी सूरत हाल में। तो मेरा ख्याल ये है कि जो पीडीएम है उसके लिए बड़ी अच्छी पोजीशन है कि जो वो हदफ हासिल करना चाहते थे वो कर लिए उन्होंने। अब अगर फर्ज कर लें कि वो बगैर नोटिफाई करने के अगर चीफ मिनिस्टर को तब्दील कर लेते हैं या यहाँ पे कोई गेम कर लेते हैं तो उसका उनको फायदा होगा। अगर वो डी नोटिफाई कर देते हैं तो फिर इशू जो है वो कोर्ट्स में चला जाएगा, जिसका ज़ाहिर है पीडीएम को भी नुकसान हो सकता है और पीटीआई को भी और काफ लीग को भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जहाँ पे तो कंसल्टेशन हो रही है तो इस बात पे हो रही है कि इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा स्लो करके, इनको नरम करके, इनको ठंडा करके अगर इसको सेटल किया जा सकता है तो वो बहुत अच्छा होगा, बजाय इसके कि कोर्ट की तरफ जाएं या ज्यादा गंद पड़े। तो आज के दिन तक तो यही है। अब दूसरा, इमरान खान साहब की तकरीर है कि वो तकरीर में क्या कहते हैं, सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि अगर जब उनका खिताब होगा और जो कुछ वो कहेंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा कि मजीद क्या प्रोसेस करना है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि समरीज जो हैं या ऑर्डर डिक्लेरेशन जो है वो गवर्नर साहब ने 3 तैयार किए हुए हैं, उनके पास पड़े हुए हैं। किस वक्त से किस डिक्लेरेशन को जारी करना है वो ज़ाहिर है बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, लेकिन तैयारी करके वो भी बैठे हुए हैं। सदर साहब जो हैं वो ज़ाहिर है उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर को डी नोटिफाई कर दें वजीर आजम के इजाजत के बगैर। तो वो ज़ाहिर है अगर उन्होंने नोटिफिकेशन तैयार हुआ है तो वो ज़ाहिर है फौरी तौर पर कोर्ट में चले जाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और वो कोर्ट उसको इंस्टेंड नहीं करेगी क्योंकि वो आइन के मुताबिक जो इख्तियार है वो वज़ीर आज़म के पास है। तो ये सारी सूरत हाल ताज़ा हुई। ठीक है जावेद चौधरी साहब, आपने बेहतरीन तज्जिया किया है। मैं रमीज़ आपकी तरफ आऊँगी। आपने प्रेडिक्शन की थी, आपको याद है नहीं याद है, हमें तो याद है कि आपने कहा था कि डी नोटिफाई नहीं हो पाएगा और आज हम देख रहे हैं कि वो हुआ भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ असम्बलियाँ तहलील वाला मामला भी सप्तान खान ने जैसे कि बता दिया अभी थोड़ी देर पहले कि असम्बली तहलील नहीं हो रही चूँकि ज़ाहिर टेबल पर आ गई है तरीके अदम एतमाद। तो आगे कोई प्रेडिक्शन है कि क्या होने जा रहा है? क्योंकि आपने ये भी कहा था कि पीटीआई के पास पत्ते मौजूद हैं और एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, जैसे कि जावेद चौधरी साहब कह रहे थे कि आज खिताब होगा तो देखेंगे फिर वो कौन सा पत्ता फेंकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब डेट दी तो मेरा ख्याल है कि तभी डिसॉल्व कर देते, क्योंकि
इमरान खान ओवरप्लेड हिज हैंड। अगर उन्होंने तारीख दी थी तो ये चीज़ तब भी बहुत वाज़ेह थी कि रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत 10 दिन तो अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं तो ऑटोमेटिकली मिल जाने हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये बहरहाल चीज़ एलैबोरेट कर देता है, और जब एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग कर देता है फिर चीफ मिनिस्टर जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ गई है वो फिर असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये चीज़ तब भी वाज़ेह थी कि अगर ये होगा तो फिर ये मामला रुक जाएंगे। लेकिन मामला इससे थोड़ा आगे चलते हैं। मैं थोड़ा गवर्नर जिस हवाले से हम आज बात कर रहे हैं कि वही गवर्नर हाउस है जो एक टाइम पे बिचारगी था, भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नर यहाँ मौजूद थे। जब यहाँ पे वो रेंजर्स बुलाने के लिए इस्तदा कर रहे थे ट्विटर अकाउंट के थ्रू कि जी रेंजर्स बुलाई जाए, मेरे घर पे कब्जा किया गया है और मेरे घर पे एक ओथ टेकिंग सेरेमनी कराई जा रही है इलीगली, आज वही लग रहा है वही गवर्नर हाउस एक ताकत का मंबा है। तो देखिए एक चीज हमारे सामने बहुत वाज़ेह है कि कानून तो अवेलेबल है, 137 कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता गवर्नर के ऊपर कि वो टाइम फ्रेम दें। लेकिन क्या इसका फिर ये मतलब भी कंक्लूड किया जा सकता है, ये निकाला जा सकता है कि गवर्नर ये कह सकते हैं कि जी आप 6 घंटे के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? ये बहरहाल कहीं ना कहीं उनकी तरफ से आई थिंक हाई हैंडनेस है, उनको थोड़ा सा जरा विजडम से काम लेना चाहिए था। जब रूल्स ऑफ असेंबली रूल्स ये कहते हैं कि आपको 10 दिन देने चाहिए, तो अगर गवर्नर साहब भी 10 दिन देते तो उसके अंदर कतई तौर पे कोई मुज़ायका नहीं था। क्योंकि अगर इसी तरह से हम गवर्नर को ये अथॉरिटी दे देंगे तो फिर तो हर सूबे का गवर्नर इस बात के इंतजार में रहेगा। अगर गवर्नर और सीएम दोनों मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होंगे, जिस तरह किसी के 10 या 15 एमपीएस कहीं मुल्क से बाहर जाएं या जो भी मेजोरिटी सिक्योर करने वाले एमपीएस इधर उधर हों, तो फौरी तौर पर आप गवर्नर को कहिए जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे लो। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादती है। जितना टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सीएम के पास है उतना टाइम देते। अब आते हैं कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज चाहती क्या हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा वाज़ेह तौर पे चाहती हैं कि एक पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ चाहती है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ मामला जाए, ताकि जब मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाए और ये उसको डिफीट कर दे, क्योंकि उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे 186 पूरे करने की जिम्मेदारी आती है, और जिस तरह उसको डिफीट करें तो फिर हम फौरी तौर पर असेंबलीज डिसॉल्व करने की तरफ जाएं। क्योंकि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो कि गवर्नर साहब लेकर आते हैं, इसके अंदर कोई कदगन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कि आप इसको फेस करने के लिए आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। याद रखिए सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए है, तो वो चाहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेस करें और बाद में असेंबलीज को डिसॉल्व करने की तरफ ले जाएं। लेकिन अगर ये मामला इंटरसेप्ट भी कर लिया जाता है इन आइदर केसेस, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनका अपर हैंड बहरहाल रहेगा। क्योंकि दो चीजें रहेंगी, एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि काम अपने पंजाब में करना चाहती है वो करते रहेगी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पे जो एक इल्जाम था कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं वो भी वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और भी ये पहलू है कि रहमान आपसे सवाल कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर अब सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई है और सप्तान खान ने जैसे कि बात करते हुए कहा है कि तरीके अदम एतबार टेबल पे लाई जाएगी। आपको लगता है कि अब अपोजिशन अपने नंबर पूरे कर सकती है या उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है? नहीं, मेरा ख्याल है ये देखें, एक तो ये चीज जरा थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये नंबर्स का मामला है ही नहीं, और कि नंबर्स किसके पूरे हों, हुकूमत को नंबर पूरे करने हैं या फिर जो है वो अपोजिशन को नंबर पूरे करने हैं, तो ये नंबर्स का तो मामला है ही नहीं है। वो जावेद चौधरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये असल इशू जो है वो टाइमिंग का है, वक्त का इशू है। पीडीएम ये चाहती है कि ये मामला जो है वो थोड़ा जरा लंबा खींचे, वहां पर जो है वो इसमें कुछ 1-2-1.5 माह जो है वो और लगे, ये मामला बिल्कुल इंतखाबात के करीब आ जाए। और तहरीक इंसाफ जो ये चाहती थी कि हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं और अगले इंतखाब से पहले हमारे पास पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई असम्बलियां हों, और ऐसे वक्त में कौमी असम्बली का इंतखाब हो जब सूबाई वजीर हुकूमतें जो हैं केपी और पंजाब के अंदर जो दोनों वजीर आला होंगे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे, तो टिकट देने वाले भी उनके साथ होंगे, इलेक्शन डे जो है वो उनके साथ होगा, उनके लिए इलेक्शन जैसे सप्तान खान कहते हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में हम इजलास बुलाएंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है अगर इजलास जनवरी के पहले हफ्ते में होगा, ये मामला मजीद 2-3 हफ्ते ले जाता है लेट्स सपोज, तो फिर उसके बाद जाके असम्बलियों की तहलील की बारी आती है, तब तक रहते हैं वो वज़ीर आला या नहीं रहते, ये भी क्वेश्चन है। तो फिर आपको लगता है कि वो जो एक टाइम टारगेट सेट किया गया है पीटीआई की तरफ से वो उसको अचीव कर लेंगे? नहीं, वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा। एक तो चीज वाज़ेह हो गई है, जो 23 वाली डेट थी, ये इंतखाबात का तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों का ख्याल था कि रमजान से पहले आपको इंतखाब कराना होगा, क्योंकि उसके बाद फिर मुश्किल हो जाएगा रमजान के महीने में। तो अब अगर कल का दिन जो है वो गुजर जाता है तो फिर उसके बाद 90 दिन है। इलेक्शन कमीशन को बहुत फेवरेबल नहीं है तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये आपको 90 जो दिन है ये अब इंतखाब का मामला, या तो आपको इंतखाब रमजान में कराना पड़ेगा या फिर रमजान के बाद ये मामला जाएगा। दूसरी चीज आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद के लिए, अब तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत को ये मालूम है, वफाकी हुकूमत को, ये पीडीएम जमातें, कि गवर्नर वो अगर चाहें, स्पीकर चाहें तो वो 1-2 दिन के अंदर इजलास बुलाकर ये तहरीक अदम एतमाद वाला मामला भी निपटा सकते हैं। गवर्नर के अपने मेंबर्स इकट्ठे करें, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाला मामला है वो भी निपटा सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उस मामले पर भी
कल को जो अपोजिशन है वो अदालत के अंदर जा सकती है और कह सकती है कि आपने तहरीक अदम एतमाद के लिए जो वोटिंग का दिन था, जो 14 दिन का स्टिपुलेटेड टाइम था, वो अपोजिशन को जो है वो नहीं दिया, और इस वजह से वो जो प्रोसेस है वो उस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को, परवेज इलाही को भी ये भी मालूम है कि वो फौरी तौर पर इसके अंदर जो है वो इस पर वोटिंग करा के इस मामले को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए इंतजार अब दोनों को करना है, हुकूमत को भी इंतजार करना है कि जो है वो ये स्पीकर है वो कब वोटिंग जो है वो करवाते हैं, और स्पीकर भी जो है वो बहुत जल्दी वोटिंग इसके ऊपर जो है वो तहरीक अदम एतमाद वाले पर जो है वो नहीं करवा सकते। और मेरा ख्याल है ये जो टाइम जितना गेन हो रहा है इसके अंदर जो है ये पीडीएम जो है वो यही चाहती थी, उनका मकसद तो यही था कि इसमें जो है वो थोड़ा सा वक्त लगे, तो वो शायद जो है वो उनको हासिल हो रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ साथ काफ लीग भी है। ये सूरत हाल मेरा ख्याल है काफ लीग के लिए भी कहीं ना कहीं पर जो है वो काबिल कबूल है कि अगर थोड़ा टाइम और भी गुजर जाता है, उनकी सीट एडजस्टमेंट के मामला जो है वो तय पा जाते हैं, कुछ और हो सकता है कि एक ऐसी स्टेज आ जाए जिसमें परवेज इलाही को कहा जाए कि अच्छा अब तो बहुत ताखीर हो गई है, थोड़े 2 माह 3 माह बस हैं तो आप ही जो है वो वजीर आला रह ले। तो ये चीज जो है ये मेरा ख्याल है काफ लीग के फेवर में भी है। तो ये जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अपनी अपनी इसके अंदर जो है वो तरजीहात हैं, और मेरे ख्याल है इसी वजह से ये खिचड़ी जो है वो कुछ ज्यादा जो है वो पक गई हुई है। ठीक है। और अगले साल अगर हम आम इंतखाबात देख रहे हैं, जनरल इलेक्शंस देख रहे हैं, तो उसके करीब करीब जाकर अगर इलेक्शंस दोनों असेंबली तहलील होती हैं जस्ट इन केस, तो फिर ये भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या ये एक्सेप्टेबल है या वो उनके लिए ये फिजिबल है कि वो एक ही साल में इलेक्शन और फिर एक जनरल इलेक्शन कंडक्ट कर सके कुछ महीनों के फ़र्क से, या फिर ये एक साथ ही होगा। आमिर इलियास साहब, आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने भी खिताब करना है और सिचुएशन एज इट इज़ नहीं गई है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। बहरहाल इस वक्त तो लग रहा है कि एक चीज़ जो तहलील करने से मुतालिक थी वो तो पीडीएम उसमें कामयाब हो गई, वो तो रोक लिया उन्होंने, लेकिन क्या ये फॉर लॉन्गर रन इसको रोक सकेंगे, स्टे कर सकेंगे? मैं हैरान हूं कि इमरान खान के खिताब पे इतनी अहमियत उसके लोग देखना छोड़ गए उसे खुद, कि एक ही बात करनी होती है। नहीं सर, अहमियत तो है, अहमियत तो है, वो 7 सीटों पे खड़े होते हैं तो जीत जाते हैं, अहमियत तो है। अल्लाह के बंदो, उसने 6 दिन दिए किस लिए थे? उसने 6 दिन दिए किस लिए थे? उसके पास टाइम कम से कम होता जा रहा है, उसकी लीडरशिप का इम्तिहान बढ़ता जा रहा है, उनको पता चल रहा है कि ये मेरी नाअहली और अरेस्ट की तरफ सारी गेम जा रही है, जिससे वो बचने चाहने के लिए ये सारा मुल्क दाव पे लगा के बैठे हुए हैं। इसके अलावा कुछ मकसद नहीं था। आप देखें, स्पीकर ने जो अभी खत लिखा है गवर्नर को, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उन्होंने कहा है कि मैं रूलिंग दे सकता हूं चाहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर हो या ना हो। उनकी जितनी पावर्स हैं वो ऐवान के अंदर हैं, और गवर्नर की जो पावर है वो आइन के अंदर मौजूद है। 130 का जो क्लास 7 है उसके तहत कहीं नहीं लिखा हुआ कि जी उसके लिए अरेंजमेंट किसने करने हैं। उसने खत जिसको लिखा है उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ऐवान का इजलास बुलाए। अब उसके अंदर आप मफर दे देंगे जी चीफ मिनिस्टर को तो पता नहीं था, वो कह रहे हैं ना मैं हुकूमत जाने और वो जाने, तो हुकूमत जाने तो ये है कि उसका फाइनेंस सेक्रेटरी भी चेंज कर दिया, उसकी ब्यूरोक्रेसी चेंज हो गई, उनकी मर्जी, चीफ मिनिस्टर को पता ही कुछ नहीं है। वो पावर उसी तरह चली गई है जैसे पहले चली गई थी। वो अभी बात कर रहे थे हमारे साथी के जी, वो गवर्नर में जो है ना सफ़े मातम थी किसी भाई, वो क्या कुरान शरीफ के कुल पढ़ाने आए थे उमर सरफराज चीमा, वो आइन की धज्जियां उड़ा रहे थे उस वक्त भी बैठ के, कि वो मर्जी से जो जैसे अब इनका ख्वाहिश है कि पीटीआई का जो प्रेसिडेंट है यानी सदर अलवी, वो आइन के साथ वही खिलवाड़ करे जो उमर सरफराज चीमा करता रहा। ठीक है, ये आइन की आपने जिक्र कर दिया है, मुझे जरा सी इजाजत दीजिए क्योंकि साबिक अटॉर्नी जनरल अशरफ आफताब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। एक बस सवाल ये पैदा हो रहा है क्योंकि ये आइनी मामला बहुत सारे आ गए हैं, इसमें पेचीदगी आ गई हैं और हर बंदा अपने अपने पॉइंट्स को निकाल के बता रहा है कि हम ये आइन का इख्तियार है, ये आइन का इख्तियार है। आपकी नज़र में ये पूरा एपिसोड, ख्वाह वो पीडीएम की तरफ से हो, गवर्नर साहब की तरफ से हो एतमाद के वोट का, या स्पीकर की रूलिंग हो, ये आईनी है? आपने बहुत अच्छी बात की कि हर कोई आईनी माहिर बने हुए हैं, हर कोई जो है वो अक्ले कुल है, और हर कोई जो है वो अपनी रूलिंग्स दे रहा है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, ये पहले होता नहीं था। मुझे इतने बरस हो गए वकालत करते हुए, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा कि ये बहुत रीसेंट ट्रेंड है कि ये सारी बातें जो हैं बजाय अदालतों के, इसके वर्डिक्ट जो हैं वो दिए जाते हैं टेलीविजन पे।
जो कुछ हो रहा है उसको जरा हमें समझने की जरूरत है, और उसके दोनों मारूजी बातें भी और कानूनी बातें भी। मारूजी बात कुछ यूं है कि एक हुकूमत बनती है जब इलेक्ट किया जाए उसको बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल, जो सूबाई असेंबली है उसके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं एक चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर फिर एक काबीना बनाते हैं। किसी भी वक्त ये जो इक्विलिब्रियम है, जो वहाँ पे जो मेजॉरिटी है या जो अक्सरियत है, वो कम हो सकती है। कुछ अब पाबंदियां हैं उसके ऊपर कि आप जो है वो पार्लिमानी पार्टी की जो मेजॉरिटी है उसके मुताबिक फैसला होगा, लेकिन फिर भी ये तो है कि आप अपनी मर्जी का जो है वो लीडर इलेक्ट करते हैं, और अगर पार्टी के अंदर भी बगावत हो जाए तो भी ये काम किया जा सकता है। यही डेमोक्रेसी है। और जो कानूनी बात है वो ये है कि जो गवर्नर है उसको हक हासिल है कि वो अपनी सवाबदीद के ऊपर अपनी सोच के मुताबिक वज़ीर आला से कहें कि मेरी दानिस्त में आप अक्सरियत की हमायत खो बैठे हैं, बराए मेहरबानी जाइए असेंबली में, और अगर असेंबली का सेशन चल भी रहा है तो वहीं पे शो कर दीजिए कि आपके पास मेजॉरिटी है। ये कुछ हुआ है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि जिसका हद और हिसाब ही नहीं है। दूसरा जो लीगल इशू है वो है कि क्या स्पीकर को हक हासिल है कि वो कोई रूलिंग दे दे इसके ऊपर? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कुछ ऐसा ही सिलसिला चल रहा है जिस तरह एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दे दी थी, और आपके यहाँ में भी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामलात गए और दोनों मामलात जो हैं वो सेटिसाइड हो गए। हमें आइन का एहतराम करना चाहिए, आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आइन एक बड़ी संजीदा दस्तावेज है और उसके ऊपर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है, खास तौर पे उन लोगों की जिन्होंने हल्फ उठाया है आइन की पासदारी का, आइन के ऊपर अमल करने का। जो कुछ हो रहा है वो अनफॉर्चुनेट है, और जिस तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है वो भी कोई इतना काबिल सताइश नहीं है। बहुत मुनासिब बात ये होती है कि आप इन ऐसे मामलात में मिल बैठ के कोई फैसले कर लें, और अगर मिल बैठ के अगर आप फैसले नहीं कर सकते तो ये तो कम से कम कीजिए कि संजीदगी के साथ इन चीज़ों पे बात करें, क्योंकि सारी कौम को आपने हिजान में मुब्तला कर रखा है। ये वक्त है चार्टर ऑफ इकोनॉमी का। अब रहमान अजहर जी बात कर रहा हूँ। अब हमें याद पड़ता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब परवेज इलाही अदालत में गए थे 1993, हम बड़ा हवाला दे रहे हैं यहाँ पर, बहस भी कर रहे हैं, तो उस वक्त आप असेंबली की बहाली के लिए वो आपकी तरफ से आर्गुमेंट हुए थे और फिर असेंबली बहाल भी हो गई थी। तो यहाँ पर अब हालात अगर वही हैं कि ना एतमाद का वोट है, ना तहरीक अदम एतमाद होती है और असेंबली तोड़ दी जाती है, तो क्या मुस्लिम लीग नून के पास ये कानूनी जवाब होगा या PMLN के जो मेंबरान हैं कि वो अदालत जा सके और कहें कि ये दोनों टेस्ट जो है वो नहीं हुए, लिहाजा असेंबली को जो है वो रहना चाहिए और असेंबली को बहाल होना चाहिए? 100%। ना सिर्फ ये है बल्कि आपके सामने नजीर है मियां नवाज शरीफ साहब के केस की, और मुझे उसमें भी शामिल होने का मौका मिला, और ये आप देखेंगे कि बड़ी संजीदगी के साथ ये सारे मामलात चले थे, संजीदगी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, और जो फैसले हैं वो नजीर हैं, उनको पढ़ने ही की जरूरत है ना। तो मुझे आप बताइए कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको क्या ये समझ नहीं आएगी कि असेंबली को अगर ऐसा वजीर आला तोड़ देता है जो किसी प्रेशर के तहत होता है या किसी और की डिक्टेशन पे, तो क्या वो उसका तोड़ना असेंबली को वो लीगल होगा? क्या वो प्रॉपर होगा? हरगिज़ नहीं। अगर आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और जहाँ पे आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप असेंबली को तोड़ देते हैं, वो बहाल हो जाएगी और फिर आपको ये सब कुछ होगा। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा कि एक असेंबली को तोड़ने की एडवाइस दे दी गई थी, याद है ना आपको? जी बिल्कुल। और वहां पे क्या हुआ था?
असेंबली पर को भी बहाल कर दिया गया था, और वहां पे भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मुतालिक ऑर्डर्स पास कर दिए गए थे, डायरेक्शंस पास कर दी गई थी विद टाइमलाइंस। हम सीखते नहीं। अशरफ साहब, खत की क्या अहमियत है? स्पीकर ने भी खत रोका हुआ है, गवर्नर साहब ने भी खत रोका हुआ है। ज़ाहिर है हमें गवर्नर साहब के खत से तो ये इंडिकेशन आती है कि गवर्नर राज की भी बात हो सकती है। तो आपको इन दोनों खतूत की अहमियत क्या लग रही है? देखिए, बात सिर्फ खतूत की नहीं है, बट बात है खदो खाल की, कि ये मारूजी हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं। जब हम देखते हैं कि ये स्पीकर जो है वो दशनाम तराजी कर रहे हैं, रूलिंग्स दे रहे हैं, असेंबली का जो इजलास बुलाया हुआ है गवर्नर ने उसको होने नहीं दे रहे, तो क्या नजर आता है कि हुकूमत आइन की मंशा के मुताबिक नहीं चल रही। जब हुकूमत आइन की मंशा के मुताबिक न चल रही हो तो वो एक ग्राउंड बन जाती है गवर्नर रूल की। इसके अंदर आप और भी देखेंगे कि पिछले दिनों में जिस तरीके से उछाड़ पछाड़ हुई, आईजी नहीं है, आईजी चीफ सेक्रेटरी नहीं है, सेक्रेटरीज को चेंज किया जा रहा है, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया गया कि एक पुलिस ऑफिसर को कहा गया तुम रिलिंक्विश नहीं करोगे, और फिर ये सारे सिलसिले बनते हैं और उसको कहा जाता है कि तुम डिफाई करो। तो ये आइन की मंशा के खिलाफ है। तो जब ये सारे के सारे हालात वो नजर आ रहे हैं जहाँ पे एक यकीनी सूरत हाल बन जाती है, और वो की यकीनी सूरत हाल ये है कि आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा। जब आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो फिर सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो यहाँ पे गवर्नर राज कर दे। और वो सदर मुमलिकत का जब हम नाम लेते हैं तो वो बेसिकली गवर्नमेंट की एडवाइस पे चलते हैं। तो दिस इज वेयर इट इज। और हमें ये अभी भी सीख लेना चाहिए कि इस तरह के मामलात में जब हम चले जाते हैं तो जो हिजान पैदा होता है उसे स्टॉक मार्केट, उसके अंदर जो जखीरा अंदोज होते हैं वो जखीरा अंदोजी करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि एक स्टेबिलिटी लाई जाए, और स्टेबिलिटी उसी वक्त आएगी जब संजीदगी से काम होगा। ठीक है, और इसी चीज़ की अशरफ साहब ज़रूरत है, चूँकि सियासी अदम इस्तेकाम है तो फिर मौशी तौर पे भी हम वीक हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। आमिर इलियास साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब ने भी अभी खिताब करना है, और आज भी चीज़ें जो हैं वो कहीं बीच में रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, नोटिफिकेशन तो आया नहीं अभी तक डी नोटिफाई करने का। तो मुझे बताएं कि आप कैसे फोर्स ही कर रहे हैं? खान साहब कोई नई चीज़ आज बताएंगे, आवाम के साथ शेयर करेंगे प्लान? देखें, अभी हमारे साथ अटॉर्नी जनरल मौजूद थे अशतर साहब, आपको उन्होंने बेसिकली गवर्नर राज लगाने के सारे असूल खुद बता दिए कि कैसे मशीनरी फिट बैठती है कि आईनी तौर पे सूबा काम नहीं कर रहा। जो मैं पहले बात कर रहा था कि स्पीकर अपने पैरामीटर से बाहर खेल रहे हैं, और ये फिट केस है कि गवर्नर अगर खत लिख दें वजीर आजम को कि जनाब यहाँ पे आईनी मशीनरी फेल हो चुकी है अपना काम करने में, लोग काम नहीं कर रहे, तो जाहिर है कि वो गवर्नर राज लगने का मकसद इमरजेंसी है, और इमरजेंसी लगेगी सदारती प्रोक्लेमेशन से जो कैबिनेट डिवीजन लिखेगा। उसके तमाम पॉइंट्स आपको अभी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि किस किस तरीके से मिसमैनेज किया है सूबाई गवर्नमेंट ने अपने उस आईनी ऑब्लिगेशन को जो गवर्नर ने उनके जिम्मे लगाई थी। इमरान खान साहब के पास कहने को बताने को 7 महीने से एक बात है, उसके अंदर 3 दफ़ा यू टर्न ले लें या 4 दफ़ा ले लें, वो बात वहीं खड़ी होगी। देखें जी, ये भाग रहे हैं, अवाम से भाग रहे हैं, फलां से भाग रहे हैं। भाई, आप तोड़ने वाले थे तो आप 6 दिन क्यों दे रहे थे? आप भी नहीं चाह रहे थे, आप अपना एनआरओ मांग रहे हैं। इमरान खान साहब का मकसद अब सिर्फ यही रह गया है कि उनकी बचत हो, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अगर मैं ठीक नहीं हूं तो चाहे मुल्क चलता है, इकोनॉमिकली बैठता है, नहीं बैठता है, जैसे अटॉर्नी जनरल आपको अभी बता रहे थे कि फिर स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं, असरात, सब चीज़ें आती हैं, और वो कोई एक दिन के नहीं है, 7 महीने से यही एक चल रहा है। इमरान खान साहब मुसलसल अपनी लाइन लेते हैं और बदलते हैं, लाइन लेते हैं और बदलते हैं। खुद सब्तैन खान साहब की भी गुफ्तगू आ जाएगी कि वो खुद भी इसके मुखालिफ हैं कि असम्बली टूटे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनके पास इस वक्त मौजूद 186 फिजिकली लोग नहीं हैं, वरना एतमाद का वोट कल हो जाता। इनको पता है कि इनके लोग कुछ अगर पाकिस्तान में नहीं है तो लाहौर में होते हुए भी इनके साथ नहीं है। उन्होंने बता दिया हुआ इनको
कि जी हम वोट पे नहीं पहुंचेंगे, आप जो करना चाहें कर लें। ये और वो इसीलिए लोग अब पीटीआई से ये ही जो है, काम इन्होंने वो लोग पीटीआई से ही है, मेजॉरिटी पीटीआई से ही है। वो दोनों तरफ से हैं। वो देखे ना, काफ लीग और पीटीआई है ना इस वक्त 190 के ऊपर खड़ा हुआ है और उनको 186 का तो हम प्रोड्यूस तसव्वुर करने कर हैं सकते हैं, एतमाद का वोट लेने पीटीआई के अंदर से भी ये आवाजें हैं। जी जी बिल्कुल हैं। और जो वो जिस बात का जवाब स्पीकर साहब दे रहे थे सब्तान खान साहब, वो उनका नहीं है प्रोरोगेटिव कि वो उसका जवाब दें। गवर्नर ने क्या करना है, गवर्नर ने उनसे पूछ के नहीं करना। इनको और अंडर दी रूल्स ऑफ बिजनेस अपना काम करना है, जो असेंबली के चलाने के लिए रूल है। मोहम्मद इलियास साहब, सूबे को चलाने के लिए आइन की जो मंशा है वो ठीक है। मोहम्मद इलियास साहब, हम कल से वो जो भी कह रहे हैं, वो जो चीज भी कहें, मैं कह रहा हूं ना कि अब वो तैयार बैठे हैं। इमरान खान साहब भी अपना जो उन्होंने डंग निकालना है वो भी निकाल लें, वो बता दें। वो जो मुजाहरा है वो भी आपके सामने आ जाएगा कि वहां कितने लाख लोग गवर्नर हाउस के बाहर इस वक्त इकट्ठे एक ही जगह पे, एक गेट के सामने कितने लाख लोग मौजूद हैं, वो आप और हम देख लेंगे कि कितना मुजाहरा है। लिबर्टी में कितने हजार लोग मौजूद थे कि 1000 से ऊपर मेरा दावा है लाहौर में उस दिन मौजूद नहीं थे लोग जब इमरान खान साहब ने डिसॉल्व किया 2 सूबाई चीफ मिनिस्टर्स को बिठा के। उनकी मंशा थी नहीं, वरना वो तोड़ देते, एडवाइस भिजवा के ऐलान करते कि मैंने भेज दिया। उन्होंने ये मौका दिया। ये बात नून को भी पता है, इनके इत्तेहादियों को भी पता है कि हमारे पास आज इस वक्त 186 अदम एतमाद में लोग पेश करने के लिए नहीं है। और सर, अगर उन्होंने मौका दिया है मोहम्मद इलियास साहब, तो फिर गवर्नमेंट के पास भी तो ये मौका था ना कि वो टेबल पे पहले तरीके अदम एतमाद प्लेस कर देती। उन्होंने भी तो अपना टाइम लिया। उनके पास एतमाद के वोट का था ना, उन्होंने कर दिया वो। जी जी बिल्कुल। मोहम्मद इलियास साहब, आप कैसे फोर्स ही कर रहे हैं? रमीज भी कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। रमीज, अच्छा, मैं अटॉर्नी जनरल साहब की गुफ्तगू जिसको आमिर साहब ने आगे बढ़ाया उस पर कुछ चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, जिस पर उन्होंने बताया कि जनाब गवर्नर राज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो मैं इसमें कुछ चीज़ें बताता चलूँ कि पंजाब के हालात इतने बुरे हैं कि जब आज से 4 महीने पहले सितंबर के अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ से जाना चाहा और उन्होंने लिखा कि मुझे यहाँ से वापस रिपैट्रिएट कर लिया जाए और यहाँ से पंजाब हुकूमत ने 3 नाम भेजे एज पर लॉ, तो 3 नाम में से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं किया गया। और जब मामला बिल्कुल पंजाब में खराब हुआ तो एक चीफ सेक्रेटरी लगा दिया गया। यही मामला आईजी साहब के केस में हुआ कि जब नवंबर में आईजी साहब ने कहा कि मुझे यहाँ से जाने दें तो फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ भी उनको ऑन नहीं किया। और आज कल फिर जब मामला उनको लगा कि पंजाब में मामला खराब हो रहे हैं तो उन्होंने अपनी मर्जी का एक आईजी लगा दिया। अच्छा, यही मामला सीसीपीओ के केस में हुआ। चलो, ये 3 तो ब्यूरोक्रेट्स थे। इन मामला के अंदर तो हम कह सकते हैं कि चलो फेडरल गवर्नमेंट का एक अथॉरिटी थी और फेडरल गवर्नमेंट ने 18वीं तरमीम को बिल्कुल साइड पर डाल के अपनी मर्जी यहाँ पे पंजाब में चलाई है। लेकिन यहाँ पे मामला थमते नहीं है। लाहौर में एक जगह टाउनशिप, वहाँ पे एक प्लाजा गिरता है, उसके ऊपर ऐसे पीएम साहब एक ट्वीट करते हैं कि जनाब इसकी भी हम एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से इंक्वायरी करवाएंगे, अता मोहम्मद तारड़ साहब। तो जनाब मामला ये है कि जब आप एक हुकूमत को चलना ही नहीं देते, एक हुकूमत के लिए आप जितने रोड़े अटका सकते हैं वो रोड़े अटकाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि पंजाब हुकूमत चल ही नहीं रही है, तो जनाब फिर इस पे बंदा सुभान अल्लाह ही कह सकता है और मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, इसके अलावा गवर्नर साहब के हवाले से, अच्छा इसके दरमियान में एक और चीज़ का जवाब देता चलूँ। देखें, अभी तक जो चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर के सामने जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा वो नहीं लेंगे तो ये गिल्टी पाए जाएंगे, तब उनके ऊपर बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल की हद अप्लाई होती है। अभी तक इट इज द सोल प्रोरोगेटिव ऑफ द स्पीकर। ये स्पीकर साहब की गलती है कि उन्होंने इसको टेबल नहीं किया और 137 ये इसके ऊपर स्पीकर साहब का कोई इस्तेकाक नहीं था कि उसको टर्न डाउन कर देते। ये मैंने अभी कहा है कि गवर्नर साहब को चाहिए था कि वो अपना विजडम अप्लाई करते। और जो यही है कि भाई उसका जवाब दो जो मांगा है एतमाद का वोट, उस तरफ आते नहीं स्पीकर साहब। जनाब फिर मैं उसके अंदर भी करता ना जनाब, डेमोक्रेसी वो बहुत छोटे होते हैं आइन के तहत। बात सिंपल सी है कि तो फिर जनाब 5 घंटे का टाइम देते, फिर 48 घंटे का टाइम देने के लिए 5 घंटे का टाइम देते, हुकूमत को देना है, स्पीकर ने नहीं देना। वो जनाब फिर आमिर साहब बात ये है कि फिर 5 घंटे का टाइम ये है कि ये यहीं पे बनेगा बात। गवर्नर का इख्तियार जो है वो 18वीं तरमीम में भी मौजूद था, उससे पहले भी था। फर्क ये आया कि पहले। ठीक है, शुक्रिया आप सब हजरात यहाँ पर मौजूद है, अपना अपना मौक़िफ़ दे थे ट्रांसमिशन से। आज के लिए फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। दो घंटे हो गए, इतनी भूख लगी है, ऊपर से ये रस्म और इनकी पिक्चर्स खत्म ही नहीं हो रही हैं। और इसको देखो कैसे हंस रहा है। कल शादी है और तुमने डिसाइड भी किया तुमने कौन सी शेरवानी पहननी है, व्हाइट या गोल्ड? जब उम्र कैद हो ही रही है तो क्या फर्क पड़ता है व्हाइट हो या गो। Blame the book. गोल्ड पहन लूंगा यार। Crispy, salty and light. वैसे तुम कुछ भी पहन लो,
मुझसे ज्यादा अच्छे नहीं लगोगे। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी, कदीम नुस्खा जदीद तहकीक, गर्मी सर्दी में यकसा मुफीद। लासानी का जोशाना प्लस मलाठी। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अरे बेटा, आ गया सौदा? जी। सौदे के नाम पे जेबों की सफाई। जेब की नहीं, बर्तनों की, वो भी 3 गुना ज्यादा। मैक्स लिक्विड से। इस महंगाई में बार की जगह लिक्विड? यही तो, इसका एक ड्रॉप झाग बनाता जाए, जमी चिकनाई भी काटे आसानी से। इसीलिए ये बर्तन धोए 3 गुना ज्यादा और पड़े इस्तेमाल में सस्ता। सफाई तो खूब है, जेब की नहीं, बर्तनों की। मैक्स लिक्विड, बार से 3 गुना ज्यादा सफाई। एक हमारा जमाना था कि हमने 6 बच्चे पाले। सही बात है। और आजकल की लड़कियां हमारी जैसी हो ही नहीं सकती। ये हमारी तरह हो भी नहीं सकती और इसे होना भी नहीं चाहिए। जमाना बदल गया है, वो फैसले हमारे थे, इन्हें अपने फैसले खुद करने। और हमारा फैसला है अपने वसाइल और बच्चों की पैदाइश में तवाज़ुन, ताकि हमें फैमिली को आगे बढ़ाने का मुनासिब वक्त मिले। आज के वक्त में वक्त है मंसूबा साजी का। D1 Capital Park City, a mega housing project nearest to Islamabad Airport. NOC approved. For booking and details, please call 051 111 31 0031. आ गया है नया एरियल ब्लू फॉर्मूले के साथ, तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार, जमेगा धूल, मिट्टी और पसीना, तो हो जाए मुकाबला नए एरियल से, जिसका नीला फॉर्मूला कॉलर्स पे जमे दागों की हर दीवार गिराए और दे चमकदार सफाई। सिर्फ एक धुलाई में। अब हूँ नहीं, ब्लू ब्लू। मामा की बेबी आप कहाँ गए थे? पैम्पर्स पहनकर सो रहे थे। एलो वाले लोशन से रैश कटर हुआ दूर और मेरे बेबी को आया सुकून। मेरा सबसे बड़ा डर था रैश का, तो मैंने क्रीम्स, पाउडर्स, ऑयल्स सब कुछ ट्राई किया, लेकिन रैश का डर तो रहता ही था। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने स्विच किया टू पैम्पर्स, जिसमें पहले से ही लोशन विद एलोवेरा है, जो कबीर को दिन रात रैश से बचाता है। मेरी ना सुने, आप खुद ट्राई करें, आप भी कहेंगे अब से नो मोर रैश डिसीजंस। ट्राई पैम्पर्स। Blame the book. Crispy, salty and light. हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। आपने तो कहा था कि ये कौम उम्मीद से है। ये कौम उम्मीद से तो है, 70 साल से उम्मीद से है, पर मसला ये है कि डिलीवरी नहीं हो रही। एक इंतहाई इजी टू अप्लाई हाई बिल्ड कोटिंग, देरपा और मजबूत फ्लोर के लिए सिर्फ मास्टर एपॉक्सी फिनिश, कोई जोड़ नहीं। में फिट लासानी अर्के महजल के साथ, नाम भी लासानी, मयार भी लासानी। लासानी अर्के महजल, believe me, it works. लासानी। Experience the luxury of Fassel Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Fassel Sanitary for an elegant lifestyle. को जाएंगे प्रोड्यूसर देख न पाएंगे, हर प्याली हर चाहत से भरी, जो मोहब्बत और खुलूस से चाह जगाए, वही तो है इस्लामाबाद चाय। इस्लामाबाद चाय, चाहत से भरी। सुपर एशिया ड्यूल वाटर हीटर, जो चले गैस और बिजली दोनों पर। पाउडर कोटिंग पेंट रखे जंग और मौसमी असरात से महफूज। सुपर एशिया वाटर हीटर, अब ना घूमेगा मीटर। अशरफ का लंगजॉल, नजला जुकाम हो या खांसी, लीजिए 1 स्पून, रहिए पुरसुकून। लंगजॉल शुगर फ्री में भी दस्तयाब है।
D1 Capital Park City, a mega housing project nearest to Islamabad Airport. NOC approved. For booking and details, please call 051 111 310031. फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। अब इकोनॉमी पैक में भी दस्तयाब है। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 पर कॉल करें। बाइक और रिक्शा में फ्यूलिंग के दौरान स्पार्क प्लग्स, पेट्रोल ओवरफ्लो या स्टैटिक चार्ज की वजह से कई हादसा पेश आ चुके हैं। बाइक और रिक्शा से उतरकर सर्विस चैंपियंस को सेफ्टी के साथ फ्यूल भरने में ताउन करें। एहतियात बने हिफाजत। करेला दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। एक्सप्रेस न्यूज अर्ली क्रॉक को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है नया सर्फ एक्सेल ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। सफाई तो खूब है, जेब की नहीं बर्तनों की। मैक्स लिक्विड। पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है। शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। खुदारा ये गलत फहमी निकाल दें। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी। प्रोसेस करने पे इतना टाइम लगेगा कि कल कैसे टूट सकती हैं। सुबह गवर्नर साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें और फिर अगर 48 घंटों से ऊपर अगर हम टाइम लगाएं तो हम बदनीति पे हैं, तो वरना मैं चुप हूँ। इलेक्शन की डेट दें। कल पंजाब असेंबली टूट ही नहीं सकती। तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, अभी नोटिस होने हैं। तहरीक पर वोटिंग जनवरी के पहले हफ्ते तक जा सकती है। फिलहाल हमने सदर वाला खत रोक लिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तान खान की मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, मैंने गवर्नर का खत का जवाब लिख दिया है। जारी सेशन में गवर्नर नया सेशन नहीं बुला सकते। मैंने आइन और कानून की पासदारी करनी है। परवेज इलाही पर लगाए गए इल्जामात का ताल्लुक गवर्नर से नहीं है। किसी को वजारत देना या ना देना गवर्नर का मसला नहीं है। चौधरी शुजात काबिल एहतराम है, लेकिन इनका पंजाब हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर के कल 4 बजे के अजलास, तलब करदा अजलास के ना होने या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइनी तौर पे पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं है। बाकी जो एक ऑर्डर जारी करना है गवर्नर ने, वो एक फॉर्मेलिटी है। चौधरी परवेज इलाही अब वजीर आला पंजाब नहीं रहे। वजीर आला एतमाद का वोट ना ले तो उसकी कोई हैसियत नहीं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पंजाब की सियासत पर छाया जमूद तोड़ दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, जैसे ही गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करेंगे उस पर अमल होगा। अगर आज यहाँ पर हंगामा आराई की गई तो पूरा बंदोबस्त है। आईनी तकाजे पर अमल दरामद रोका तो गवर्नर वफाक को लिख सकता है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद गवर्नर राज लग सकता है। परवेज इलाही अब असेंबली तोड़ने की एडवाइस भी नहीं दे सकते। अब पंजाब असेंबली का इजलास जब भी होगा, नए वजीर आला का इंतखाब होगा। गवर्नर हटाना तो दूर की बात, सदर वजीर आजम की एडवाइस के बगैर माथे से मक्खी नहीं उड़ा सकता। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर गवर्नर हाउस को हदफ बना लिया। कारकुन गवर्नर हाउस पहुंचना शुरू। गवर्नर हाउस लाहौर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। रेंजर्स और एफसी के दस्ते तैनात। पुलिस की इजाफी नफरी भी गवर्नर हाउस के बाहर पहुंच गई। रेंजर्स और एफसी सूबे में आइन और कानून की अमलदारी से मुतालिक अमूर सर अंजाम देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को अमान कायम रखने के लिए हिदायत। कोई भी सरकारी अफसर या एहलकार आइन के बरक्स किसी भी अमल का हिस्सा न बने।
गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग के बड़ों की बैठक में फैसला। गवर्नर की जेर सदारत इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल का तफसीली जायजा। वजीर आला को डी नोटिफाई करने के बाद की मुमकिना सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। पार्टी जराये के मुताबिक वजीर आला को डी नोटिफाई करने की हतमी मंजूरी वजीर आजम से ली जाएगी। इजलास में हफ्ते के रोज नए वजीर आला का दोबारा इंतखाब करवाने की तजवीज़। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने राय दी, हमें हर पहलू से आईनी और कानूनी तरीके से इकदाम करना होगा। अगर हमारा इकदाम अदालत में चैलेंज भी हो तो हमें कामयाबी हो। तख्ते लाहौर की सियासत पर सर्द मौसम में आज गर्मा गर्म दिन। साबिक सदर आसिफ जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक बार फिर टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नून लीग की सीनियर रहनुमाओं को अहम हिदायत जारी कर दी। किस तरीके से ये जमहूरियत की जो बुनियादी असूल हैं उनको पामाल करने के ऊपर आए हुए हैं, और क्या वजह उसकी है? खौफजदा हैं। इमरान खान का खौफ तो इनको पहले भी था, अब ये पाकिस्तान के अवाम से खौफजदा है। अचानक से ऐसा लगा है, चीफ मिनिस्टर हैं वो अपनी मेजॉरिटी खो बैठे। अब गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है वो खत पढ़े को समझ नहीं आती, बंदा उसको खत को पढ़ के हंसे या रोए। गवर्नर पंजाब का खत पढ़कर समझ नहीं आता, बंदा हंसे या रोए। लगता है पंजाब का मामला भी अदालत में जाएगा। रहनुमा पीटीआई असद उमर की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, इन्हें समझ आ गया कि इमरान खान से सियासी मुकाबला नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने खुल्लम खुला आइन और कानून को पामाल करना शुरू कर दिया। इन लोगों को अचानक ख्याल आया कि परवेज इलाही के पास अक्सरियत नहीं, ये लोग इंतखाबात से भागना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत सूबाई काबीना का 7वां इजलास। 21 निकाती एजेंडा जेर गौर। काफ लीग के तमाम 10 MPAs ने वजीर आला पर कल एतमाद का इजहार किया था। उधर वजीर आला पंजाब का मंडी शाह जियोना को तहसील का दर्जा देने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि सूबे के अवाम की हर लम्हा खिदमत कर रहा हूँ। मेरे घर की जासूसी हो रही है, इमरान खान को खदशा। चेयरमैन पीटीआई की जमान पार्क रिहाइशगाह पर जासूसी की आलात का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन। स्पेशल ब्रांच के एहलकारों की जमान पार्क आमद। इमरान खान के घर का कोना कोना छान मारा। खुसूसी माहिरीन की टीम ने इंतहाई जदीद आलात की मदद से इमरान खान की रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। स्पीकर कौमी असम्बली का पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए दोबारा बुलाने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ ने शाह महमूद कुरैशी के खत का जवाब दे दिया। लिखा, इस्तीफों की तस्दीक के लिए पीटीआई अरकान को अलहदा बुलाएंगे। जज धमकी केस में बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो गया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इमरान खान को 18 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे का चालान जमा करा दिया। इमरान खान ने इस्लामाबाद जलसे के दौरान खातून जज को धमकी दी थी। इमरान खान पर हमला केस की तहकीकात जारी। मरकजी मुल्जिम नवीद महर, उसके मामू और मुल्जिम वक्कास को गुजरांवाला इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 12 रोजा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। अदालत के मुल्जिमान को 3 जनवरी को दोबारा पेश करने की हिदायत। JIT की तरफ से आज चौथी बार मुल्जिम नवीद महर का रिमांड हासिल किया गया। पंजाब का मामला पार्लियामेंट में पहुंच गया। कौमी असम्बली का इजलास आज फिर होगा। 11 निकाती एजेंडा जारी। सियासी सूरत हाल खसूसन पंजाब की हालिया सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली के जरिए अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेगी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का फैसला कर लिया। इस्लामाबाद लोकल बॉडीज इंतखाबात बारे अहम कानून साजी समेत 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। वफाकी हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट बिल पेश करेगी।
इस्लामाबाद में यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत हल नहीं, आप हुकूमत का नोटिफिकेशन चैलेंज कर सकते हैं। क्या कोई अदालत हुकूमत को कानून साजी से रोक सकती है? पीटीआई वकील ने द लाइव में कहा, अदालत ने मजीद यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने से रोका था, तौहीन अदालत की गई। उधर विफाकी हुकूमत ने यूसीस की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। बैरूनी दौरों का खर्चा खुद उठाता हूँ, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। कहते हैं बैरूनी मुल्क दौरे पर टिकट और होटल का बिल भी जेब से अदा करता हूँ, बैरूनी अखराजात का बोझ खजाने पर नहीं डालता। अगर मैं ऐसा करता भी तो बतौर वजीर खारजा ये मेरा इस्तेहकाक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। बनू ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले अफसरान और जवानों की अयादत की। वज़ीर दिफा ने जवानों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश किया। सूबाई हुकूमत के पैसों पर विफाक काबिज है, अपने हुकूक के लिए अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पेशावर में क्रिकेट स्टेडियम के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला महमूद खान ने कहा, विफाक को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, हक छीन कर लेंगे। खातीन जुल्म सितम की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खातीन को खावंद के जुल्म सितम पर निकाह तहलील करने की इजाजत की तौसीक कर दी। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने फैसले में कहा कि फैमिली कोर्ट का खातून तैयबा अमरीन का शौहर शफकत कयानी से जुल्म की बुनियाद पर निकाह तहलील करने का हुक्म बरकरार रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान इंग्लैंड के बाद न्यूजीलैंड का मेजबान बन गया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने की कराची आमद। एयरपोर्ट पर मेहमान टीम का पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों के हार पहनाए गए और गुलदस्ते पेश किए गए। दोनों टीमों में पहला टेस्ट 26 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। वनडे मैचेस 10, 12 और 14 जनवरी से कराची में खेले जाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कीवीज के खिलाफ सीरीज के लिए 16 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान बरकरार, फास्ट बॉलर हसन अली की वापसी, कामरान गुलाम भी स्क्वाड में शामिल, नसीम शाह भी फिट होकर स्क्वाड का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 2014 का आइन बहाल। बोर्ड के CEO का ओहदा खत्म। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल कर दिया गया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बोर्ड के मामला चलाने के लिए नजम सेठी की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी तश्कील। टीम का ऐलान हो चुका, अब कुछ नहीं कह सकता कि टीम ठीक है या नहीं। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, डोमेस्टिक क्रिकेट को जानदार बनाना अव्वलीन तरजीह होगी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बहाली से क्रिकेटर्स को रोजगार मिलेगा। पेशावर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच कराएंगे। न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान बहुत अहम है। सिंध में बिगड़ती अमन अमान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत परेशान। वज़ीर आला सिंध का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त ऑपरेशन का फैसला। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला सिंध का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। DG रेंजर्स को पेट्रोलिंग बढ़ाने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि दहशतगर्दों को दोबारा उठने नहीं देंगे। सिंध भर में गैर कानूनी तौर पर आने वाले गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने का फैसला। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर निगरानी बढ़ाने का भी फैसला। तवानाई की बचत के लिए विफाक की सूबों से मुशावरत का आगाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाक की वज़ीर ख्वाजा आसिफ की वफूद के हमराह मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ मौजूदा माशी हालात की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। सरकारी दफातर का वक्त सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मार्केटें जल्द बंद करवाने की तजवीज़ पर ताजिरों से बातचीत की यकीन दहानी करवा दी।
नए आईजी ने पंजाब पुलिस की कमान संभाल ली। ओहदा संभालने के बाद आईजी पंजाब आमिर जुल्फिकार खान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि आवाम के जानो माल का तहफ्फुज और बेलौस खिदमत उनकी अव्वलीन तरजीह है। सूबे में आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी उनका नस्बुलैन है। अमन व अमान को बरकरार रखते हुए शहरियों को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। अहमदाबाद में कमरे के अंदर गैस भरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस सराय के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में अमी बीवी और 20 दिन की बच्ची शामिल। तीनों लाशें बेनजीर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची में कछुओं के 9,500 नन्हे मुन्ने बच्चों की समुंदर में छोड़ दिया गया। मादा ग्रीन टर्टल अफजाइशी नस्ल के लिए बड़ी तादाद में सेंट पिट साहिल का रुख करती हैं। कछुओं की आमद का सिलसिला फरवरी के वस्त तक जारी रहता है। अब तक 25,000 अंडों को घोंसलों में रखा जा चुका है। अफगानिस्तान में खातीन की तालीम पर पाबंदी से इंतहाई सदमा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अफगान तालिबान का लड़कियों की तालीम पर पाबंदी लगाना मसावी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। खातीन की तालीम पर पाबंदी से अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर तबाहकुन असरात हैं। सेक्रेटरी जनरल यूएन का तालिबान पर लड़कियों की तालीम यकीनी बनाने पर जोर। Yes, I'm an employee. I'm not your servant, and I'm an employee. I am not your servant. Then you don't get. भारतीय फिजाई मेजबान ने दौरान परवाज बदतमीज मुसाफिर को खरी खरी सुना दी। एयरलाइन में मुलाजमत करती हूँ, आपकी नौकर नहीं जो बदतमीजी बर्दाश्त करूँ। एयर होस्टेस की मुसाफिर को झाड़ पिलाने की वीडियो वायरल। अमेरिका का यूक्रेन के लिए 1 अरब 85 करोड़ डॉलर की फौजी इमदाद का ऐलान। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से यूक्रेनी सदर की मुलाकात। यूक्रेनी सदर का अमेरिकी कांग्रेस से भी खिताब। कहा, अमेरिकी इमदाद कोई खैरात नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए सरमायाकारी है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं यूक्रेन और रूस का तनाज़ा तीसरे ममालिक की पॉलिसियों का नतीजा है।